हेलो दोस्तों। बॉलीवुड का वो विलन जो अपने अलग स्टाइल और लुक के लिए जाना जाता है, उन्होंने फिल्मों में न सिर्फ विलन बल्कि कई अलग अलग किरदार भी निभाए हैं। वो कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करके आज जिस मुकाम पर हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, एक ज़बरदस्त एक्टर, विलन, निर्देशक व गायक हैं जिनका नाम डैनी डेंजोंपा है। उनके मुश्किल दौर में जया बच्चन ने उनकी काफ़ी मदद की। इतना ही नहीं, शायद कम ही लोग जानते हैं कि डैनी का असली नाम शेरिंग फिट्सो डेंजोंपा है, लेकिन इस नाम को बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए जया ने उन्हें डैनी नाम दिया और वे इसी नाम से इंडस्ट्री में फेमस हुए। डैनी डेंजोंपा एक भारतीय अभिनेता, गायक और फिल्म निर्देशक हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और कभी कभी बंगाली, नेपाली और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। 5 दशक के लंबे कैरियर में 1971 से अब तक 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 2003 में डेंजोंपा को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 7 Years in Tibet है, जिसमें वह ब्रैड पिट के साथ दिखाई दिए थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध खलनायक भूमिकाएं धुंध, 36 घंटे, बंदिश, जियो और जीने दो, प्यार झुकता नहीं, आंधी तूफान, अग्निपथ, हम, क्रांतिवीर, इंडियन और एंथ्रिन में है। उनकी सबसे प्रसिद्ध सकारात्मक भूमिकाएं चोर मचाए शोर, फकीरा में थी। कालीचरण, देवता, बुलंदी, अधिकार, आग ही आग और चाइना गेट उनके निर्देशन में बनी फिल्म फिर वही रात को हिंदी सिनेमा की शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ हॉरर सस्पेंस फिल्मों में से एक माना गया था। उनका जन्म 25 फरवरी 1948 सिक्किम के युक्सोम में एक नेपाली भाषी भूटिया परिवार में शेरिंग फिट्सो डेंजोंपा के रूप में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में की और उसके बाद 1964 में सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग में कॉलेज का पाठ्यक्रम पूरा किया। डेंजोंपा को घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति प्रेम कम उम्र में ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनका परिवार घोड़े पालने का काम करता था। वह एक चित्रकार, लेखक और मूर्तिकार भी हैं। उनकी भारतीय सेना में शामिल होने की महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रवेश वापस ले लिया। उन्होंने अपनी तत्कालीन सहपाठी जया भादुड़ी की सिफारिश पर अपना नाम बदलकर सरल ध्वनि वाले डैनी रखने का फैसला किया, क्योंकि उनके मूल नाम शेरिंग फिट्सो डेंजोंपा का उच्चारण करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल माना जाता था। उनके बेटे रिंजिंग डेंजोंपा ने अपने अभिनय की शुरुआत एक्शन फिल्म स्क्वाड से की। उन्होंने 1971 में BR इशारा की ज़रूरत से शुरुआत की, जो उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने बड़ा ब्रेक गुलजार की मेरे अपने से मिला, जहां उनकी सकारात्मक भूमिका थी। उन्होंने पहली बार BR चोपड़ा की फिल्म धुंध में एक खलनायक की भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने एक अपंग और निराश पति की भूमिका निभाई। उन्होंने 70 के दशक में व्यावसायिक रूप से सफल समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे चोर मचाए शोर, 36 घंटे, फकीरा, कालीचरण, काला सोना और देवता में दूसरे मुख्य नायक की भूमिका निभाई और अधिक सकारात्मक भूमिकाएं निभाईं।
फिल्म देवता में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लंबी भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। वह एक साथ नकारात्मक भूमिकाओं में आशिक हूँ बहारों का, पापी, बंदिश, द बर्निंग ट्रेन और चुनौती जैसी बड़ी बजट की फिल्मों का हिस्सा थे। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्में छोड़ने के बारे में सोचा था। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक फिल्म निर्देशित करने का फैसला क्यों किया। मुझे याद है कि 80 के दशक में मैं उन फिल्मों से बहुत तंग आ गया था जो मैं कर रहा था। उन दिनों हर खलनायक एक डकैत था और मुझे याद है कि मैं सेट पर जाता था जहां एक अभिनेता तिवारी नामक मेरा गुर्गा था और मेरी मांद लालटेन वाली एक गुफा थी। अगले दिन मैं दूसरे सेट पर गया और मैंने तिवारी को फिर से अपना गुर्गा और वही लालटेन देखा। मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मैंने मुंबई छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ किया, ट्रैकिंग की और कुछ वर्षों तक फिल्में नहीं की। मैंने एनएन सिप्पी को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया जो मेरे मन में थी और उन्होंने मुझे निर्देशन करने के लिए कहा। मैंने राजेश खन्ना और मेरी तत्कालीन प्रेमिका किम के साथ फिर वही रात बनाई। उनके निर्देशन की पहली सफलता के बाद उन्हें 1981 में बुलुंडी और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्मों में फिर से नायक के रूप में अभिनय करने के प्रस्ताव मिले, जो सफल रहे। फिल्म बुलुंडी में उन्होंने डबल रोल निभाया था। हालांकि 1981 और 1983 में के बीच की अधिकांश बाद की फिल्में सफल नहीं रहीं। वह अपनी हाल ही में रिलीज फिल्म अभी तो जी लो की असफलता से निराश थे, जिसमें तू लाली है सवेरे वाली जैसे लोकप्रिय गाने थे। इसलिए डैनी ने सहायक भूमिकाएं स्वीकार करना शुरू कर दिया। अक्सर वह अपनी वास्तविक उम्र से काफ़ी बड़े किरदार निभाते थे। उन्होंने लव स्टोरी में कुमार गौरव के ससुर और बॉक्सर में मिथुन चक्रवर्ती के पिता की भूमिका निभाई। फिल्म फिर वही रात, जियो और जीने दो और धर्म और कानून की सफलता के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने के प्रस्ताव लगातार मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1984 के बाद से कई बार खलनायक की भूमिका निभाई। 1984 से लेकर 1990 के दशक तक डैनी को मुख्य रूप से उस समय के सभी प्रमुख अभिनेताओं जैसे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुख्य नकारात्मक किरदार के रूप में चित्रित किया गया था। विनोद खन्ना, अनिल कपूर और सनी देओल। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने 4 विशेष नकारात्मक भूमिकाएं नहीं की होती। राजेश खन्ना के साथ मुख्य भूमिका में फिर वही रात, धर्म और कानून, बंदिश और आशिक हूँ बहारों का, तो लोग मुझे खलनायक भूमिकाओं के लिए नहीं मानते। अधिकार में मेरी सकारात्मक भूमिका थी। वह मेरे दिल में विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने 80 के दशक की शुरुआत में मेरे कठिन समय को पहचाना और मेरे साथ खड़े रहे। उनके सबसे प्रशंसित नकारात्मक किरदार बंदिश, फिर वही रात, धर्म और कानून, कानून क्या करेगा, अंदर हैं, बहार, ऊंचे लोग, आंधी तूफान, भगवान दादा, अग्निपथ, हम, घातक, क्रांतिवीर, पुकार, इंडियन, सनम बेवफा, पाप की दुनिया, गुरुदेव और 1942 अ लव स्टोरी में उन्हें प्राण के खिलाफ खड़ा किया गया था। उर्दू भाषा पर उनकी पकड़ सावन कुमार की सनम बेवफा और मुकुल आनंद की खुदा गवाह जैसी फिल्मों में काम आई। एक समय जब वह तेजी से नकारात्मक मुख्य भूमिकाएं कर रहे थे, राजकुमार संतोषी ने उन्हें चाइना गेट में सकारात्मक भूमिका के लिए कास्ट किया। 2000 के दशक की शुरुआत में डंजोम्पा, अशोका और 16 दिसंबर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। उनके द्वारा निभाई गई कुछ नायक विरोधी भूमिकाओं में एक बेईमान राजनेता,
भ्रष्ट पुलिसकर्मी, गद्दार और कंजूस जमींदार शामिल थे। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 7 Years in Tibet है। उन्होंने लहू के दो रंग, बुलुंडी, बॉक्सर, हमसे बढ़कर कौन, खुदा गवाह, 16 दिसंबर और चाइना गेट में सकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। 2003 की शुरुआत में डेंजोंगपा ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया, क्योंकि वह अलग लेकिन मजबूत भूमिकाएं करना चाहते थे, भले ही वह सकारात्मक या नकारात्मक किरदार ही क्यों न हो। 2003 से 2009 के बीच वह केवल 10 फिल्मों में नजर आए। इन्होंने एंथ्रेन के साथ तमिल फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जिसमें उनके साथ रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। डेंजोंगपा ने एक प्रमुख वैज्ञानिक बोहरा की प्रतिपक्षी भूमिका निभाई, जो चिट्ठी को एक दुष्ट रोबोट में बदल देता है। इसके बाद उन्होंने बड़े बजट की फिल्मों जैसे सलमान खान की सह कलाकार जय हो और ऋतिक रोशन की सह अभिनीत बैंग बैंग में खलनायक की भूमिका निभाना शुरू किया। वह एक निपुण गायक हैं, जिन्होंने भारतीय संगीत के दिग्गजों किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के साथ गाया है। उन्हें पहली बार 1972 में एस.डी. बर्मन ने फिल्म ये गुलिस्तां हमारा में गाने का मौका दिया था। डेंजोंगपा ने लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाया था। डैनी डेंजोंगपा ने एस.डी. बर्मन के बारे में कहा है, एस.डी. बर्मन एक महान कलाकार थे और उन्होंने मेरी गायक क्षमताओं को पहचाना और मुझसे लता मंगेशकर के साथ अपना पहला युगल गीत गवाने का साहसिक प्रयोग किया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं गायन के दौरान हास्य प्रभाव पैदा करने के साथ साथ माधुर्य भी बनाए रखूं। गाना ज़बरदस्त हिट रहा। उन्होंने काला सोना में आशा भोसले के साथ युगल गीत सुनो सुनो कसम से गाया और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले के साथ मुझे दोस्तों तुम गले लगा लो। उन्होंने 1976 में आशा भोसले के साथ एक नेपाली युगल गीत गाया था। यह गाना डैनी ने राजेश खन्ना को दिखाया था, जिन्हें यह गाना काफ़ी पसंद आया था। तब राजेश खन्ना ने डैनी द्वारा गाए गए नेपाली लोकगीत आगे की धुन से प्रेरित होकर आर.डी. बर्मन से 1981 की फिल्म फिर वही रात के गीत की रचना करने का अनुरोध किया, जिसे खुद डैनी ने निर्देशित किया था। आगे टोपाई को गोला आर.डी. बर्मन ने छंदों के अंतराल और धुनों को बदल दिया, लेकिन शुरुआत में धुन को बरकरार रखा। डेंजोंगपा ने नेपाली फिल्म सैनो में लेखन और अभिनय किया। उनके भतीजे उगेन छोपेल ने उनका निर्देशन किया था। उन्होंने इसका शीर्षक गीत और उदित नारायण की पत्नी दीपा नारायण के साथ युगल गीत गाया है। बाद में इस फिल्म को चोपेल ने स्वयं बंधु के रूप में हिंदी में बनाया और डेंजोंगपा द्वारा दूरदर्शन के लिए भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला अजनबी के रूप में रूपांतरित किया। 1992 में उन्हें फिल्म सनम बेवफा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1993 में उन्हें फिल्म खुदा गवाह के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।